वर्किंग देखें बेटा एक बार फिर से साइक्लोट्रॉन की, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। देखें साइक्लोट्रॉन में दो डी शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, बैक टू बैक कनेक्टेड है ये, 1 and 2। ये गैप थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने, दिस गैप इज वेरी स्मॉल। और यहां पर इन दोनों डी इनको डीज ही बोलते हैं, कुछ भी नाम दे दो, D1 एंड D2। डी की तरह दिखते हैं इसलिए इनको डीज बोलते हैं। These are actually metallic chambers which are hollow from inside। ये ऐसे यहाँ खाली है पूरा, जैसे चैम्बर होता है, कोई मेटल का चैम्बर है। Both are similar and they are hollow from inside। ठीक है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पोल पीसेस, या ऐसे यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं आप रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों चैम्बर्स के अक्रॉस एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जिसे मैंने बताया था ये एक एसी ऑसिलेटर है, या ऐसे बोलो ये एक एसी का सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा टाइम वेरिंग करंट होती है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स। अगर हम यहाँ पर इसके अक्रॉस कोई सेल या बैटरी लगाए ना, देखो ये वाली डी अभी पॉजिटिव है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगी, जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती ये पॉजिटिव रहेगी, उसके बाद जीरो हो जाएगा। लेकिन ये एसी सोर्स क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स का सोर्स है। यहाँ पर हम वो पार्टिकल रखेंगे जिसको एक्सेलरेट करना है, गैप। एंड आई टोल्ड यू अगर प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस होगी, और अगर अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो यहाँ हीलियम होगी। जब भी हम इस सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, यू कैन एज्यूम कि यहाँ एक की है, की को प्रेस कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स, मतलब एक के क्रॉस पॉजिटिव और दूसरे के क्रॉस नेगेटिव होगा। सो ये वाला जो हमारा पार्टिकल है ये उस डी की तरफ, उस डी में एंटर कर जाएगा जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है। बट जैसे ही वो चैम्बर के अंदर एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसमें जो वेलोसिटी गेन की वही रहेगी। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक्सेलरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इट विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। लेकिन जैसे ही ये सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर यहाँ गैप में पहुंचेगा, इतनी देर में क्या होगा, इतनी देर में दोनों पोलैरिटीज की दोनों डीज की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएंगी। ये अपने आप होगा, ये एसी सोर्स का यही काम है। तो अब ये वाली डी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जैसे ही गैप में आएगा तो इसके ऊपर फिर से फोर्स लगेगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स, Q × E। जब फिर से फोर्स लगेगी तो ये दूसरी डी उस डी में जाएगा जो नेगेटिव है, अभी तो दूसरी वाली नेगेटिव है, लेकिन फिर से फोर्स लगी इसलिए ये फिर से एक्सेलरेट होगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। यहाँ थोड़ी कम दूर गया, यहाँ ज्यादा दूर तक जाएगा। बट जैसे ही वो एंटर करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फिर से सेमी सर्कल कंप्लीट करके, करना तो सर्कल था बट जैसे ही गैप में आता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश कर देता है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता रहता है जिससे उसका रेडियस बढ़ता रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको घुमाता जा रहा है। सो दोनों का इफेक्ट है यहाँ। तो जैसे ही वो पेरिफेरी के पास पहुंचेगा, थ्रू दैट विंडो इट विल कम आउट एंड विल स्ट्राइक द टारगेट। ठीक है, यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं किया, यू कैन से
या नॉर्थ पोल या कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यहाँ रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा रहा है, तो घूम भी रहा है। और हमें ये चीज मैथमेटिकली देख ली कि जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। सो बेसिकली उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है। तो बेटा इसमें हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे आज कैसे हैं। इसमें एक वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था mv, अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं याद रहता, सिंपली रिमेंबर दिस, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू qvb। तो ये v आपके पास आता है qrb बाय m। इसी वेलोसिटी के बेसिस पे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं k से रिप्रेजेंट करूं, इट इज 1/2 m into v square, so that would be 1/2 m into qrb by m square। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है that is equal to 1/2 qr square b square divided by m। and one more thing, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है ना बेटा, उसके पास मोमेंटम भी होता है। तो यहाँ अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का देखें क्या है, यहीं से ले लो, मोमेंटम विल बी इक्वल टू क्यू आर बी। मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू आर इंटू बी। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन याद है, 11 में पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। इसको भी कभी यूज करना पड़ सकता है अगर न्यूमेरिकल्स में उस तरह का सिचुएशन होगा तो। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन किस तरह के होते हैं देखो। टाइम पीरियड भी देख लिया आपने, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई आर बाई वी। सेमी सर्कल के लिए डबल करोगे तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह के होंगे। हमारे पास कुछ भी कोई भी पार्टिकल दिया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होगा, ए प्रोटॉन and an alpha particle are accelerated in a cyclotron in such a way that their kinetic energies are equal। ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज है वो बराबर है, या देयर वेलोसिटीज आर इक्वल हो सकता है आप अपने हिसाब से। और इन सच ए वे दैट देयर, चलो सब कुछ बता देता हूँ, इन सच ए वे दैट देयर velocities are equal, in such a way that their kinetic energies are equal, in such a way that their momenta are equal। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए कंबाइंड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियई। उनके रेडियस की रेशियो बताओ क्या होगी, करो जरा ट्राई। बेटा जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन होगा ना, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी, और यहाँ दिया होगा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो आपको कुछ पैरामीटर्स इनके पहले ही पता होना चाहिए आपको, ये क्योंकि रेशियो फाइंड करनी है तो हेल्प करेंगे। अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दिस इज ऑलरेडी, दिस शुड ऑलरेडी बी नोन। वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, देखो कोई फॉर्मूला याद नहीं है, लीव एवरीथिंग। ठीक है, क्यू आर बी बाई एम आपको नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट राइट एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी। देयरफॉर वी इक्वल्स टू क्यू आर बी। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो ये तो इक्वेशन याद रखनी ही पड़ेगी।
अब देखो जब वो साइक्लोट्रॉन में यूज हुए तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, दे आर एक्सिलेटेड इन सच ए वे दैट देयर वेलोसिटीज आर इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं पहले वाले केस में कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देयरफॉर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, बी को बी रहने दो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड वही है, यूनिफॉर्म है क्योंकि उसी साइक्लोट्रॉन में किया। तो बेटा यहाँ बी और बी कैंसिल हो गया, और देखें ये बी और ये बी कैंसिल कर लो। आर पी बाय आर अल्फा कितना होगा? आर पी डिवाइडेड बाय आर अल्फा विल बी इक्वल टू, ये एम ऊपर चला गया, एम पी बाय एम अल्फा, और ये क्यू पी नीचे आ जाएगा, यहाँ क्यू अल्फा पहले से ऊपर है, क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू पी, बस एम पी डिवाइडेड बाय एम अल्फा इज 4 टाइम्स एम पी, क्यू अल्फा डिवाइड, क्यू अल्फा क्यों लिखे हम, 2 क्यू पी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्यू पी, दिस एंड दिस विल बी आउट, द रेशियो विल बी 1:2। 1:2 शाइनी एक बार चेक कर लो बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या क्या एक्सप्रेशन है, 1/2 mv² तो है ये, सो इट बिकम्स 1/2 q² r² b² बाय m। ठीक है, देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, लेट अस सी 1/2 है ये क्या है, सो इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं 1/2, चलो एक बार लिख लेते हैं, 1/2 qp² rp² into b² divided by mp, 1/2 q alpha² r alpha² b² divided by m alpha, 1/2 कैंसिल, b² और ये b² कैंसिल, rp² divided by r alpha² will be equal to mp by m alpha into q alpha² divided by qp² है तो ये होल स्क्वायर लिख लो, mp divided by m alpha is 4 times mp multiplied by q alpha is twice of qp divided by qp whole square. Now check it out, it will be 1:1. Of course rp by r alpha का स्क्वायर है तो rp by r alpha भी तो उतना ही होगा, कहीं गड़बड़ है तो बता दीजिए बेटा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, so that is m into qrb by m, कैंसिल qrb, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन और मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर बराबर है तो इसका मतलब क्यू पी आर पी इंटू बी इक्वल्स टू क्यू अल्फा आर अल्फा इंटू बी, again this b and b will be out, so qp by q alpha will be equal to r alpha divided by rp. This means उल्टा करना था, rp by r alpha निकालना है, rp by r alpha, rp by r alpha is equal to q alpha by qp, so that is 2:1 simple। ठीक है, इस तरह के और भी ट्राई करें क्वेश्चंस। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे, अभी हम फोर्स की बात करेंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी हम बात कर रहे थे फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। नाउ इसी का एक्सटेंशन देखें क्या है, इसमें वी विल टॉक अबाउट द फोर्स acting on a current carrying conductor।
force acting on a पहले ही सोचो कि why force should act on a current carrying conductor which is placed in a uniform magnetic field. Why this force should be there? अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है और उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो बेटा उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगी तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, मतलब चार्ज मूव करेगा। और चार्ज जब भी मूव करता है, जब भी कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A एंड n number of electrons है per unit volume. n is the number of electrons per unit volume. बेटा अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये रखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज कर लो। ऑफ कोर्स अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर होगी इलेक्ट्रॉन की, vd। यहाँ थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, ये एंगल थीटा है। करंट I इज फ्लोइंग through a wire of length L and area of cross section A. What is the relation between current and drift velocity? You have studied a relation. Current को drift velocity के साथ relate करने वाला क्या relation? The relation between I equals to NEAVD. I equal to NEAVD. Very good. So what is N here? Number of electrons per unit volume. N is number of electrons per unit volume and A is area of cross section of the conductor. VD क्या है? VD is drift velocity of the conductor. Current I is flowing through a wire of length L and area of cross section A. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? I equal to NEAVD. ठीक है बेटा। टोटल वॉल्यूम कितना हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए? कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जिनके कारण करंट फ्लो कर रही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम n से रिप्रेजेंट करें, इट इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू AL। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना था, राइट। देखो बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है F, कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ये रब कर देता हूं। लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज F equals to E VB sin थीटा। QVB sin थीटा होता है। ठीक है, यहाँ ये V और B के बीच में देखो एंगल एक्चुअली 180 है, बट ये जो फॉर्मूला है इसमें हम किसके बीच में लेते हैं? ये एंगल
किसी पॉजिटिव चार्ज, मतलब हम करंट के बीच में लेंगे यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर ही होगा अगर फ्लो कर रहा है तो आप 180 माइनस थीटा लिखो तब भी बनेगा साइन थीटा ही, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, बट देयर इज नो नीड टू राइट 180 माइनस थीटा बिकॉज दिस ई इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो तो इधर आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, बट अगर कोई पॉजिटिव होता जैसे कल भी बताया था तो वो इधर ही होता, तो एंगल थीटा ही लिखना है। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है, F इक्वल्स टू EVB साइन थीटा, वही फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। तो टोटल फोर्स कितनी है बेटा बताइए, टोटल फोर्स acting on all the free electrons F equals to N into F, number of electrons per unit volume into volume हो गया N, EVB साइन थीटा। इसको चेक करो एक बार। ओके बेटा देखो ये जो है यहाँ N है, EAVD, तो F क्या हो जाएगा, अलग करके लिख लो चाहे, इंटू L B साइन थीटा, ठीक है। NEAVD तो I है, तो ये बन गया ILB साइन थीटा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, करंट उसमें I फ्लो कर रही है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो उसकी स्ट्रेंथ है B एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे पास टॉपिक आ गया, हेडिंग देख लो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है वो देख लो, पहले पैरामीटर्स देखिए। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहने दो, फाइनली हमें चाहिए नहीं। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है I और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल है थीटा, तो इसके ऊपर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F, that will be equal to ILB sin theta. This is the magnitude of force acting on a current carrying conductor. ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, we write F vector equals to IL cross B. I और B के बीच में है ना एंगल, A cross B is AB sin theta. Again, direction of this force is given by Fleming's left hand rule, ठीक है। How will you write this left hand rule? Simply remember this, FBI. FBI जो थंब है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। अगर आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन दे रही है, सिंपली रिमेंबर FBI, ठीक है। नोट कर लें, समरी नोट कर लें इसकी। क्वेश्चन देखो बेटा इस पे बेस, ये सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड। आउटवर्ड भी ले सकते हैं, हमेशा ऐसा लेने की जरूरत नहीं, समटाइम्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों कर लेंगे हम।
इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड इनवर्ड। जैसे यहाँ से मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और हम यहाँ पर एक मेटल की वायर रख रहे हैं सपोज PQ, ठीक है, यहाँ रखी हवा में। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इधर इट इज इनवर्ड और इट इज आउटवर्ड, वी हैव टेकन बोथ केसेस, ठीक है, दोनों में अलग रिजल्ट आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सी व्हाट हैपेंस, अगर हम इस वायर में करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये वायर है, इट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट विल फॉल डाउन। इस वायर की लेंथ दी हुई है बेटा L और इस वायर का जो मास दिया है दैट इज M। क्वेश्चन ये है कि इस वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए ताकि इसके वेट को बैलेंस कर ले। वेट मतलब mg है, डाउनवर्ड है, तो कोई ऐसी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है जो अपवर्ड होनी चाहिए, तभी तो वो उसको बैलेंस करेगी, राइट। सो व्हाट शुड बी दैट फोर्स, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट in the wire PQ so that the weight of wire, so that the wire remains in equilibrium. So that the wire remains in equilibrium. This is the wire PQ, यहाँ भी और यहाँ भी. In both cases, the wire is same. Length of wire is L. Mass of the wire is M. What should be the direction of current so that the wire remains in equilibrium? वायर के इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है, यहाँ ये हो गया बेटा, ये मिटा देते हैं। वायर में इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि वेट ऑफ द वायर is balanced by weight of the wire balanced by the magnetic force. वेट तो डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। इनफैक्ट हमने करंट की डायरेक्शन पता करनी है। अब हमें ये पता है कि इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो वेट है इसका, वो तो डाउनवर्ड है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फोर्स हमें ऊपर चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन P से Q की तरफ जा रही है, ये है बेटा। सो इस पहले वाले केस में करंट शुड फ्लो फ्रॉम P टू Q, तभी अपवर्ड जो फोर्स होगी ILB, ये मैक्सिमम है ना। देखो ऐसे तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। अगर थीटा 0 या ये भी आप ऐड कर लेना जहां ये एक्सप्रेशन था, अगर थीटा 0 या 180 होगा तो फोर्स 0 होगा, और अगर थीटा 90 है तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। यहाँ थीटा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड, और वायर ऐसे रखी हुई है, तो करंट या तो इधर फ्लो करेगी या इधर, एंगल विल बी 90, राइट। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो P से Q होनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगी और वो वेट को बैलेंस करेगी, द वायर विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, यू कीप योर फर्स्ट फिंगर आउट, थंब ऊपर ही रखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ही होनी चाहिए। फील्ड बाहर की तरफ दिया हुआ है, फोर्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन Q से P होगी। जब करंट की डायरेक्शन Q से P होगी तो ऑटोमेटिकली दिस अपवर्ड फोर्स ILB विल बैलेंस द डाउनवर्ड वेट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, इनको चेक कर लीजिए आप, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है, अगर 2 वायर्स होंगी तो क्या करेगा, उसको हम नेक्स्ट में क्लास में देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपने कुछ कर लिए हैं पहले, यू हैव डन 4 क्वेश्चंस, यू कैन डू 5, 6, 7
8 up to 8 you should do the questions now. इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 और 12 भी आपसे हो जाएगा, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन साइक्लोट्रॉन. ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो. So be prepared for a test tomorrow. Everybody should be like present in that.